नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे मंकी पॉक्स की। 20 देशों में मंकी पॉक्स के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये महज 2 हफ्तों के दरमियान हुआ है। इस वायरस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है। ज्यादातर मामले अफ्रीका और यूरोप के देशों से आ रहे हैं। हालांकि अभी मामले उतने अधिक नहीं है, मगर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के बाहर फैले संक्रमण ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फिलहाल मंकी पॉक्स के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने समलैंगिकों से इसके फैलने की आशंका भी जाहिर की है। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह मंकी पॉक्स बताया जा रहा है और इसका बंदरों से कोई सीधा संबंध नहीं जैसे कि नाम में है, लेकिन एक बार बंदर के बीच ये बीमारी फैली और इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। लेकिन असल में किस तेजी के साथ ये दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और मंकी पॉक्स वाकई ये रोग कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं। हालांकि भारत में अभी भी इसको लेकर कोई भी मामला सामने नहीं आया है और जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर जो निगरानी है उसको बढ़ाया गया है, खासकर उन देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर जहां पर मंकी पॉक्स के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अपने खास विवरणों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में ये रोग है क्या, क्यों हो रहा है, लक्षण क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ इससे बचाव ही अभी रास्ता है कि या फिर कोई मेडिसिन या वैक्सीन है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें डॉक्टर एकता गुप्ता हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी ILBS से। आपका स्वागत है डॉक्टर एकता। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान अपर्णा मुखर्जी हैं, साइंटिस्ट हैं ICMR से। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। और प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता गर्ग हैं, प्रोफेसर एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ में। आपका मैम स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर सुनीला गर्ग आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ये जो मंकी पॉक्स असल में है क्या, इसके नाम से लेकर इसके संक्रमण की जो रफ्तार है पिछले 2 हफ्तों में, कैसे से देखते हैं और क्या अब तक डॉक्टर्स इसके बारे में मैं कहूँ कि जो जानकारी है वो इकट्ठा हो पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कंवल जी, मुझे शो पर बुलाने के लिए। और मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 2 हफ्तों में हम एक बहुत चेंज सिनेरियो देख रहे हैं, जहाँ पे जैसे कि आपने भी बताया कि लगभग 100 से ऊपर हम केसेस देख चुके हैं, जो कि 20 से ज्यादा देशों में पाए गए हैं। तो ये अपने आप में काइंड ऑफ कॉशन का विषय है, क्योंकि अभी तक जो हम केसेस पिछले 2 साल से देख रहे थे वो सार्स कोरोना वायरस 2 के देख रहे थे, जो कि RNA वायरस था। और ये वायरस जो है ये DNA वायरस है। और क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही बताया 1950s में ये हमें मंकीज में लेबोरेटरी में मिला था, और उसके बाद बेसिकली केसेस हम जो ज्यादातर अभी तक देख रहे थे वो वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में देख रहे थे। परंतु अब हमने जो केसेस देखे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, USA वगैरह में हम इन कंट्रीज में देख रहे हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये एक अपने आप में इट रिजेंबल्स समथिंग लाइक स्मॉल पॉक्स। इट इज नॉट मंकी पॉक्स जो है, दो नेम इज मंकी पॉक्स, पर इसके जो लगभग लीजन्स हैं आप देखेंगे, एक पहली नजर में ऐसे लगता है ये स्मॉल पॉक्स है नहीं, कई वेज में ये बहुत वेरी करता है, क्योंकि इसके जो हम लक्षण देखते हैं राइट फ्रॉम हेड टू टो अगर हम देखें तो पहले तो सबसे पहले इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि लगभग 3 हफ्ते तक रहता है। उसके बाद में 3 या 4 दिन का फीवर आने के बाद में बॉडी में लीजन शुरू होते हैं। परंतु उससे पहले जो है सब हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जनरलाइज्ड बॉडी एक, मांसपेशियों में दर्द और थकान के लक्षण होते हैं। और साथ ही साथ में फिर जब ये लीजन्स आने शुरू होते हैं, पहले तो ये रैश की तरह आता है, फिर वो रैश पूरा बड़ा होता चला जाता है जिसको मैक्यूल, पैप्यूल, फिर उसमें पस भर जाती, पस्ट्यूल, फिर धीरे धीरे ये स्कार बनने लगते हैं। तो इस तरीके से, और जब तक स्कार बन रहा होता है तो तब तक इंसान जो है वो इन्फेक्शियस भी रहता है। तो ये एक से दूसरे में जो है, पहले तो जैसे हम कहते थे कि इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स टू एंड जनरली माउस से ये ह्यूमन बींग्स में आता है। और बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है इट मेक्स इट मोर डेंजरस समथिंग। जैसे कि हम सार्स कोरोना वायरस की भी बात करते थे, तो आप प्रिवेंशन की भी जब हम बात करेंगे तो वही सेम रहेंगे, यानी कि हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना है, और इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है उसको हमने आइसोलेट भी करना है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये सारी
जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं ये अपने आप में बेसिकली एक इसको एक स्पेशल बनाता है, परंतु ये चीज भी समझने वाली है कि ये एक से दूसरे को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पिछले 2 सालों में हमारा इम्यूनिटी मैकेनिज्म काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है, सो इसकी वजह से भी हम ज्यादा नंबर ऑफ केसेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं। Okay. तो बेसिकली पॉक्स वायरस जो डीएनए वायरस है ये रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर सुनीला मैम, एक पॉइंट और जो आपने कहा, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ये संक्रमण का खतरा है, और जानवरों के साथ भी क्या इसका संक्रमण का खतरा है जो रिकॉर्ड मिल रहा है, और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा ये था कि क्या टेम्परेचर या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, या फिर इसे लेकर कोई अभी हमारे पास रिपोर्ट्स या इस तरह के आंकड़े नहीं हैं? देखिए, अभी जब तक अभी इनिशियल स्टेजेस है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, तो हमें ये लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करने पे ही हम कह पाएंगे कि कुछ वेरिएशन है, परंतु ज्यादातर ये वायरस इलनेसेस जो आते हैं और इस तरीके की, जैसे कि हमने सार्स कोविड-2 में भी देखा, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इस सीजन से रिलेटेड है, क्योंकि लगातार हम केसेस देखते हैं वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में थ्रू आउट। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सीजन है जब हम देखते हैं, तो ऑन एंड ऑफ हम केसेस ये देखते रहते हैं करके उन रीजन्स में, और पहली बार इतने नंबर में हम उन कंट्रीज से बाहर ये देख रहे हैं देश जो कि मैंने अभी बताया। ओके डॉक्टर एकता गुप्ता, मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाना चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से, क्योंकि एक फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, और हिंदुस्तान में खासतौर पर बहुत तेज़ी के साथ जब कोई चर्चा होती है तो लोग उससे थोड़ा डरने लगते हैं। हालांकि कोविड के चलते अपने आप में डर एक बना हुआ, तो उसके बाद एक नई बीमारी इस तरीके से चर्चा में आती है। इसके जो अब तक आंकड़े हमारे पास सामने आए, जो केसेस सामने आए हैं, वो क्या एक ट्रेंड शो करते हुए नजर आते हैं, अगर हम कंट्री वाइज देखें या फिर क्लाइमेट के नज़रिए से, या जो डॉक्टर सुनीला कह रही थी कि इम्यूनिटी जहां पर कमज़ोर है, कुछ लोग या कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जहां पर स्मॉल पॉक्स वगैरह की वैक्सीन कम लगाई गई या कम लोग लगाते रहे, क्या उन देशों में ज़्यादा इसके संक्रमण के मामले आ रहे हैं? धन्यवाद, आपने ये हम सबको बुलाया और इस टॉपिक पे चर्चा शुरू करी। तो मैं एज अ वायरोलॉजिस्ट सबसे पहले बात बताती हूँ कि ये जो मंकी पॉक्स है, ये पॉक्स वायरस है। 4 तरीके के होते हैं। स्मॉल पॉक्स भी एक तरीके का पॉक्स वायरस था, मंकी पॉक्स वायरस है जिससे हम पॉक्स की वैक्सीन बनाते थे, वैक्सीन, या वो भी एक तरीके का पॉक्स वायरस है। 70 साल पहले हमने ये वायरस पता चला था, मगर जैसे मैम ने कहा कि इसके केसेस जो हैं वो सिर्फ अफ्रीका तक लिमिटेड थे। मंकी पॉक्स नाम इसका इसलिए है क्योंकि मंकी में मिला, और ये मंकी से ह्यूमन में इन्फेक्शन कर सकता है, और जिस तरीके से पॉक्स वायरसेस हैं उनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सांस के थ्रू होता है, नेजोफेरेंजियल ट्रांसमिशन, मगर जाके ये स्किन पे लीजन्स कॉज करते हैं, और जब इनके जो छाले और वेसिकल्स हैं, इसका जो फ्लूइड होता है ये भी बहुत इन्फेक्टेड होता है। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एक तो ये इन्फ्लुएंजा और सार्स कोवी-2 जैसा वायरस नहीं है, बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करता, बड़ा वायरस है, डीएनए वायरस है, तो इसके ड्रॉपलेट्स भी हैवी होते हैं। तो एक चीज सबको बताना चाहेंगे कि ये उस तरीके की, जिस तरीके की इन्फ्लुएंजा या कोविड ने पैंडेमिक करा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ड्रॉपलेट्स को ट्रांसमिशन के लिए बहुत दूर तक नहीं फैल सकते, इतना एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं है। मोर जो आपका ये लीजन्स हैं, इसके फ्लूइड टू फ्लूइड, पर्सन टू पर्सन, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एस्टैब्लिश होता है। अभी तक एनिमल टू ह्यूमन की हैं केसेस इसके आते रहे थे, क्योंकि ये अफ्रीका में लिमिटेड था तो हमें इतनी परेशानी नहीं थी, वहां एक ऑनगोइंग एंडेमिक फॉर्म में ये केसेस दिख रहे थे, मगर अब लास्ट 2-3 इयर्स में हमने देखा है कि ये आउटसाइड दूसरी कंट्रीज, और जैसे अभी आप लोगों ने ही बताया कि 20 कंट्री में तक मिलना शुरू हो चुका है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश, मतलब हुआ नहीं है, बट अगर हाँ हो भी जाता है तो ये एक वायरस सेल्फ लिमिटिंग बीमारी करता है। 5-6 दिन इंक्यूबेशन पीरियड और 2 हफ्ते की इलनेस है, जिसमें कि जब इसके जो पॉक्स के लीजन्स बनते हैं उस टाइम सबसे इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि वो लीजन्स के अंदर वायरस होता है इनिशियली, और वहां से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ज्यादातर अगर इन्फेक्टेड मरीज है
उसके नजदीक आए, उसके फ्लूइड्स और इनको हाथ लगे तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो यदि हम इनके, क्योंकि क्लिनिकल केस एकदम दिख जाता है और हम उसको आइसोलेट कर देंगे तो बाकी के पैंडेमिक जैसे कि इतनी तेजी से नहीं फैल सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक मतलब हम लोगों को थोड़ा सा इसमें सांत्वना रखनी चाहिए कि इतनी बुरी तरीके से नहीं फैलेगा यदि थोड़े बहुत केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब कारण क्या है, पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है वो 80 to 90% क्रॉस प्रोटेक्टिव होती है और ये भी एक तरीके का पॉक्स वायरस है। तो सिवियर इलनेस जिसको कहेंगे उसको काफी हद तक वो कंट्रोल कर सकती है। मगर पॉक्स की वैक्सीन 1979 के बाद मिलनी कम हो गई और ओवर द इयर्स जो बच्चे जो 80 के बाद पैदा हो रहे हैं उनको नहीं मिली है, तो उनमें और बड़ों में भी वेनिंग इम्यूनिटी मतलब उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन की क्षमता कम होती जा रही है। इसलिए ही ये कारण है कि अब हमको केसेस ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं। इन केसेस के मिलने से जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जैसे WHO, CDC, हमारे कंट्री में ICMR, नाउ दे शुड रीथिंक कि क्या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या कोई और तरीके की वैक्सीन को रिवाइव किया जाए, कुछ सेट ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में लगाया जाए। ये सब देखते हुए, आंकड़े बढ़ते हुए ये एक गवर्नमेंट को डिसीजन और इन पे बात करना शुरू करना चाहिए। और जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनमें बहुत लक्षण नहीं मिलने चाहिए जितना मेरी संभावना है। दूसरा, जितने भी ये पॉक्स वायरसेस होते हैं, अगर आपको पहले से ही आपका शरीर कमजोर है, जैसे आप HIV के मरीज हैं या ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, लिवर के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं, उनमें हमेशा ही थोड़े से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है। हालांकि इससे एसोसिएटेड डेथ्स जो हैं वो 4 to 5%, मैक्सिमम सोचो 8% एंड सच, तो ज्यादा नहीं है। मतलब 100 में से 4 जनों में ही एडवर्स आउटकम होगा, जो कि एक इन्फ्लुएंजा, टीबी सबकी मॉर्टेलिटी यही है। तो इतना पैनिक नहीं करना है। ये एक हमें हमारे को एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जब हमने 78 में वैक्सीन ड्राइव बंद कर दी तो उसके 20 इतने सालों के बाद कुछ तो एनिमल पॉक्स वायरसेस जो हैं अब जिनमें इम्यूनिटी नहीं है उनमें, और जितने भी आपने केसेस देखे हैं वो 40 साल और 35 साल से कम के केसेस। बिल्कुल, ये फैक्टर है कि अब तक जो मामले आ रहे हैं वो ज्यादातर यंगर एज में ही दिख रहे हैं, खासतौर पर बच्चों में दिख रहे हैं। अपर्णा मुखर्जी जी, जिस तरीके से हम अगर इस केसेस को देख रहे हैं और भारत के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें या फिर ऑलरेडी जो हम लोग कोरोना के बाद एक नए फेज में हैं, ऐसे में किस तरीके से तैयारियां आप देखती हैं? क्या चुनौतियां इस वक्त ICMR या जो दूसरे संगठन के सामने हैं? जैसे डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि दिस इज लाइक इतना पैनिक अभी करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि दिस इज नॉट एन एयरबोर्न इन्फेक्शन एज सच, कि इसकी जो ड्रॉपलेट्स क्लोज कांटेक्ट की बहुत जरूरी है तभी ये स्प्रेड होती है। या तो स्किन की जो लीजन है उससे कांटेक्ट हुआ, या फिर उस स्किन की लीजन जो बेडिंग्स जो सारे चादर वगैरह में कांटेक्ट है उससे किसी की कांटेक्ट हुई, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, लेकिन बड़े रेस्पिरेटरी, ताकि बहुत आसपास में वो फैल सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक फैलेगी। सो दैट इज ये एक अच्छी बात है इन द सेंस कि इसी कारण ये इतना जल्दी नहीं फैलता है। सो अगर एक केस डिटेक्ट होता है तो उसको आइसोलेट करके और उनकी जो देखभाल कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ले तो इसको रोका जा सकता है। तो ये सारे पर जरूरी है कि ये सारे अवेयरनेस लोगों में फैलाए, इसीलिए ये सारे कॉन्वर्सेशन बातचीत हो रही है ताकि लोग जाने कि ये एक्चुअली क्या है, क्या करना चाहिए, अननेसेसरली पैनिक ना करे, लेकिन जो करना है वो कर सके। और इसके अलावा जो भी वी आर कीपिंग एन आई कि जो कंट्रीज में ये पाया गया है वहां से लास्ट 21 डेज में किसी ने ट्रैवल किया जो कर रहे हैं उस पे नजर रखा जा रहा है ताकि उसमें कोई केसेस ना आए। और वी हैव द टेस्टिंग फैसिलिटीज एट ICMR NIV, जहाँ पे अगर कोई भी ऐसे 21 डेज का ट्रैवल हिस्ट्री है, इस तरह के टिपिकल लीजन्स लेके आते हैं, तो उनकी जो लीजन है उसकी जो फ्लूइड है उसको टेस्ट किया जा सकता है।
यानी आप करें कि टेस्टिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में ये संक्रमित है कोई व्यक्ति या नहीं है। बिल्कुल, जरा टेस्ट अवेलेबल जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मंकी पॉक्स ही है कि नहीं। तो डॉक्टर पन्ना, क्या आप सुझाव ये मतलब देना चाहेंगे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे देशों के साथ या वहाँ से लौट रहे हैं जहाँ पर ये संक्रमण फैल चुका है, और उन लोगों को इनिशियली टेस्टिंग करानी चाहिए या फिर कोई सिम्टम ऐसे इनिशियल लेवल पर दिखें या कितने दिन तक वेट करने के बाद टेस्टिंग के लिए खुद को आगे आना चाहिए? देखिए, इसकी असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस अभी तक हमें उतना मिला नहीं है। सो दिस एटलीस्ट जो भी केसेस अफ्रीका वगैरह में होते थे, सो यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड को 5 डेज से 21 डेज कुछ भी रेंज कर सकती है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दैट 21 डेज विंडो। और शुरू में इसमें फीवर आता है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके बाद आपके लीजन्स शुरू होते हैं, मोस्टली चेहरे से, हाथ पैर इस जगह से। तो अगर ये सब सिम्टम्स आए तभी टेस्ट कराने का जरूरत है, नॉट दैट वी विल बी टेस्टिंग सभी को। ओके। डॉक्टर सुनीला गर्ग मैम, जिस तरीके से हम अगर प्रिकॉशंस के लेवल की बात करें, क्योंकि अब तो दुनिया एक बहुत ही छोटे से ग्लोब के ज़रिए और जिस तरीके से ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है लोगों के बीच में और देशों के बीच में, और शायद यही वजह है कि 2003 में मैं आंकड़े देख रहा था कि अमेरिका में करीब 47 मामले आए थे और उसके बाद कई जगहों पर ट्रैवल बैन किया गया था और उसके बाद उसको रोका गया था। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ स्थिति अलग है कोविड के बाद, क्योंकि लॉकडाउन जब खुला अलग अलग देशों में। किस तरीके से सिम्टम्स को पहचानने, अगर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर लौटे हैं दूसरे देशों के साथ में, और उन सिम्टम्स के बाद में उनको क्या करना चाहिए इनिशियल लेवल पर? देखिए, बेसिकली तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ट्रैवलर्स को वॉच करें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, इसको ट्रैवलर्स डिजीज भी कहते हैं। तो जब ये हमने 20 देशों से जो हमारी फ्लाइट्स आ रही हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट इज वॉचफुल और डायरेक्शंस दे दी गई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जो लोग इन कंट्रीज से आ रहे हैं स्पेशली, और उनको इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं, यानी कि जो कि मैंने किस दिन का मैंने इंक्यूबेशन पीरियड बताया, उसके बाद में फीवर, बॉडी एक एंड देन जनरलाइज मलेस, और पूरे ये जो जनरलाइज लक्षण है, इस पे हमें वॉच रखना चाहिए। और अगर हमें किसी भी तरीके का, और उस पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है, तो हमें जैसे एक डेनमार्क ने भी एक गाइडलाइन इशू की कि वो 3 वीक के लिए आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रखते हैं। इसको आइसोलेशन तो नहीं के, क्योंकि उसमें हम वॉच करते हैं, उनको अलग करके वॉच करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अभी सतर्क हमें रहना जरूरी है, और हमें इनिशियली वॉचफुल जरूर रहना चाहिए ट्रैवलर्स के ऊपर। और हमें इसके लक्षण, ये हमें ये डिजीज का ट्रांसमिशन भी पता है कि पर्सन टू पर्सन कैसे जाता है, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर हमारे लीजन्स अगर ऊज करते हैं तो दूसरे इंडिविजुअल्स को जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर हम उसको आइसोलेट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी एयरपोर्ट पे हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और आईसीएमआर, एनसीडीसी और हमारा डब्ल्यूएचओ मिलकर गाइडलाइंस भी बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी इशू हो जाएंगी और पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। पर ब्रॉड गाइडलाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है और हम काफी सतर्क हैं इसको लेके, क्योंकि एज फार एज जैसे कि डॉक्टर एकता ने बताया था कि वैक्सीनेशन हमने ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स का बंद कर दिया था। बट देन बेसिकली अभी एक डेनमार्क की कंपनी है विच इज मेकिंग अ वैक्सीन, जिसको कि जिनियॉस के नाम से कहते हैं, विच इज इफेक्टिव बोथ अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। परंतु इसका ज्यादा अभी उपयोग नहीं किया गया, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। और अभी हमारी गाइडलाइंस तो यही रहेंगी कि हम इस स्थिति को लेके हम सतर्कता बरतें, वॉचफुल रहें, और पर पैनिक ना करें किसी भी तरीके का। तो जितनी हम सतर्कता बरतेंगे, अपने आप को प्रिकॉशंस लेंगे, और हम कोविड से बहुत कुछ सीखे हैं। पेंडेमिक ने हमें इतना ज्यादा सिखा दिया है कि अपने आप को कैसे बचाना है। तो मोर इम्पोर्टेंट इज हमारे बिहेवियर में हम चेंज लेके आए, और आने ट्रैवलर्स को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत दिन के बैन के बाद में हमारी फ्लाइट्स खुली है, और हम पूरा इससे बिजनेस अफेक्ट नहीं कर सकते। लाइफ एंड लाइवलीहुड हैव टू गो टुगेदर, ये भी है। राइट मैम, ओवर कॉन्शियस ना हो लेकिन लापरवाह भी ना हो, जैसा कि आपने कहा। लेकिन डॉक्टर एकता, 2 पॉइंट एक और मैं थोड़ा सा चाहूँगा। एक तो ये कि मंकी पॉक्स की जब बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल कितने डेज तक ये सर्वाइव करता है, यानी कि रह सकता है, उसके बाद संक्रमण के लिए इनिशियली कितने डेज के बाद ये संक्रमण का खतरा दूसरे शख्स पर रहता है, और कुछ और ऐड करना चाहेंगे जो मैम ने कहा कि अगर हम प्रिकॉशन के लेवल की बात करें तो?
जैसा ये 2 से 3 हफ्ते मतलब 5 दिन से लेके आप 10 दिन तक का अगर इंक्यूबेशन पीरियड सोचे कि वायरस, क्योंकि मैंने बताया गले और इनके रास्ते से आता है और एक्चुअली लीजन्स जब तक बनती हैं और फीवर आता है और उसको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उसे इंक्यूबेशन फेज कहते हैं। उसको अगर आप गिने तो 2 से 3 हफ्ते में अपने आप वायरस की एक साइकिल है, उसके बाद ये शरीर से निकल जाता है। मगर जैसे आप बता रहे हैं, हमें अभी ट्रैवलर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एसिम्प्टोमेटिक फेज में ये वायरस अगर किसी के अंदर है बट वो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसके वायरस जो है वो स्प्रेड ही लीजन के फ्लूइड जब शेडिंग और बनने शुरू हो जाएंगे तभी होता है। तभी वो मरीज क्षमता रखता है कि वो ड्रॉपलेट या फ्लूइड के थ्रू टच, और जब उसको ये, और उससे पहले उसको अच्छा तेज बुखार, इसमें पॉक्स वायरसेस में बुखार बहुत तेज आता है, तो मिस करना, अगर किसी को बुखार के साथ कुछ लीजन्स हैं तो उसको एकदम आइसोलेट कर देना, ये एक तरीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो अपनाई जानी चाहिए और ट्रैवलर्स के ऊपर। और उनको अगर आप 3 हफ्ते या 2 से 3 हफ्ते, जैसे मैडम ने कहा, एक कंट्री ने वो डाला है कि 3 वीक्स के लिए उनको क्वारंटीन में रख दो, देन चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे, आप कर्टेल कर सकते हो। ओके। तो ये डीएनए वायरस है, एक पॉक्स वायरस है जो बीमारी उसकी दिखाई देती है, तो इसलिए हमें इससे एहतियात बरतनी है, मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। ये जैसे सार्स कोविड आया था, तो ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और इन्फेक्शन फैलाया जा सकता है। जिस कोई अगर इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता रखता है तो वो उसको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होंगे उस मरीज को, और अगर हम फीवर, लीजन या इस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पे और ट्रैवलर्स जो इन कंट्रीज से आ रहे हैं उनको रख लें और क्वारंटीन या आइसोलेट करें जब तक उनको कोई फ्रैंक साइन एंड सिम्टम्स नहीं बनते, तो आप आराम से इसको कंट्री में आने से रोक सकते हैं। ओके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर पन्ना जी। मैम बताएं, आप कुछ कह रही हैं। जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये समलैंगिक लोगों में भी काफी देखा हाँ, जाता है यूके में, तो ये बाइसेक्सुअल लोगों में और समलैंगिक लोगों में, तो इससे भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है करके, क्योंकि यूके में जो हमने केसेस देखे हैं वो काफी मात्रा में समलैंगिक लोगों में भी देखे हैं। तो सेक्सुअल रूट भी एक इम्पोर्टेंट रूट है जिसके लिए हमें प्रिकॉशंस बरतनी बहुत जरूरी है। ओके। अपर्णा, जिस तरीके से हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो मेडिसिन के लेवल पर या फिर कुछ हमारे पास अभी है जो उसको थोड़ा सा राहत दे पाए, थोड़ा सा उसके कवच के तौर पर काम कर पाए? अगर उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे फीवर, लिम्फेडोपैथी, तो जैसे सारे पॉक्स में हम करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज मेन ट्रीटमेंट, कि उसकी बुखार उतारना या फिर उसकी जो बॉडी एक है उसके लिए ट्रीटमेंट करना, लीजन्स की ट्रीटमेंट करना ताकि उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे निमोनिया ना बन जाए। इस तरह के जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है अभी तक तो उसी पे हमें ध्यान देना है। जैसे हम चिकन पॉक्स विच इज अ मच वाइल्डर वैरायटी एंड डिफरेंट वायरस, लेकिन उसमें भी हम यही करते हैं, तो यूजुअली यही करते हैं, तो इसमें भी दीज आर द थिंग्स जो हमें करना पड़ेगा। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि असल में मंकी पॉक्स क्या है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से हम इसको अपने देश में आने से रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, और अगर बाई चांस किसी को ये संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो वो कैसे अपने टेस्ट के ज़रिए या फिर दवा कैसे ले सकता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।